अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है। सबसे पहले मैं आप लोग बच्चों से माजरत करता हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करवाया, लेकिन अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं इंशाल्लाह आपको रेगुलर बेस पे डेली बेसिस पे जो है वो लेक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप आसानी के साथ अपनी तैयारी कर सकें। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं अपनी एक वेबसाइट बनवाऊंगा जिस पे जो है आप बच्चों को मैं पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी वहां पे प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप आसानी से वहां से डाउनलोड करें और घर बैठ के अपनी इजीली तैयारी कर सकते थे। लेकिन मसला ये हुआ कि मैंने जब कोशिश की कि मैं वेबसाइट बनवाऊं किसी से, तो वो बहुत एक्सपेंसिव थी। ठीक है, बड़ी कॉस्टली बन रही थी वेबसाइट जो था। अभी हमारे पास इतने अखराजात नहीं है कि मैं अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकूं, लेकिन इंशाल्लाह जितना मुझसे हुआ मैं उतना आपके लिए ज़रूर करूंगा। ऐसे हो सकता है फिलहाल कि आप बच्चों को कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, और मेरी यही कोशिश होती है कि अगर कोई भी बच्चा मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है मैं उसे आंसर जो है वो ज़रूर दूं। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा हम अपनी वेबसाइट भी ज़रूर बनवाएंगे। आप बच्चों की दुआओं के साथ, आप बच्चों के प्यार के साथ इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप बच्चों को सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें, ताकि पाकिस्तान में जो एजुकेशन लेवल है वो भी हाई हो। अब यूरोप में जितना भी सिस्टम है ना वो ऑनलाइन सिस्टम है, और हर चीज़ जो है वो घर बैठे मिल रही है, घर बैठे जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिसेंटली मेरे एक टीचर मुझे मिले, कहते हैं कि अपना ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना ये बिल्कुल टोटली फ्लॉप है, पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल स्टडी की तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है उनकी, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर हम एजुकेशन क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करें, यूट्यूब में इतनी आसानी पैदा कर दें, हम इतनी आसानी के साथ आपको पढ़ाएं कि आप जो है घर बैठे हर चीज़ इजीली समझ जाएं। अब यहाँ पे अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है, आप मेरे इस चैनल से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे और बेशुमार बहुत सारे चैनल्स हैं, हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इजीली जो है वो पढ़ सकते हैं वहां से। अब यहाँ पे पाकिस्तान में बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, वो कहते हैं कि जहाँ पे हमने फी देनी है वहीं से ही हमें अच्छी स्टडी मिलनी है। ठीक है, वहीं से अच्छी एजुकेशन मिलनी है, तो ये टोटली रॉन्ग है। अगर आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो तो YouTube खोलें, हर चीज़ वहां पे पड़ी हुई है, आपको अकेडमी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, जब आप लेक्चर लेते हैं, सुनते हैं, तो उससे पहले आप बुक से एक दो मरतबा ज़रूर रीड आउट किया करें, ताकि जब यहाँ पे आप मुझसे पढ़ें आपको समझने में, पढ़ने में आसानी हो। दूसरी बात, जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं तो साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाया करें, क्योंकि जो बच्चा अपने नोट्स साथ साथ बनाता है वो जो कुछ भी सीखता है वो सारा कुछ उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चा बैठा जो है वो सुन भी रहा है, देख भी रहा है, और साथ साथ राइट भी कर रहा है। तो ये जो तीन हिस्से यूज करके वो इतना कुछ सीख रहा है, और वो जो कुछ भी सीखेगा वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। इट मीन्स वो अच्छे से सीखेगा। उसके बाद उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो जब कभी भी अपने हाथ से लिखा हुआ पढ़ेगा ना, उसको सारा कुछ याद आ जाएगा। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। उसके बाद आप जहां कहीं से भी सुनते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, किसी भी सिटी से हैं, किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, आपने एक काम जरूर करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपने कॉलेज का नाम लाजमन लिखना है। ठीक है जी, ये काम आपने जरूर करना है, और दुआओं में याद रखना है ताकि हम अपनी वेबसाइट जरूर बनाएं। एक कमेंट मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आपके जो लेक्चर्स है ना वो बहुत लेंथी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें ना, अब हाई क्लास में है, अगर एक बात को हम 5 मिनट में खत्म करते हैं, 10 मिनट में खत्म करते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगी इतने अच्छे से। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको समझाऊं। ये ना देखें कि लेक्चर्स कितना लेंथी हो रहा है, बल्कि ये देखें कि आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारा आज का टॉपिक है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय नेल्सन सेल और डायाफ्रागम सेल। ठीक है जी, कमर्शियल का मतलब होता है तजारती पैमाने पे, प्रिपरेशन मीन बनाना। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है जी, NaOH एक बेस है, इसको हमने बनाना है तजारती पैमाने पे। ठीक है, अब यहाँ पे NaOH को हम क्यों बनाते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। बुक पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको।
कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है। जैसे हमने NaOH तो बनाना है, इसके पीछे रीजन क्या है, हम क्यों बना रहे हैं। अब ये जो NaOH है ना, यूरोप मालिक में हर साल 10 से 15 टन ये NaOH बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर बनाने के लिए। बुक्स में जो पेपर यूज होते हैं, आपके जो रजिस्टर है वहां पे पेपर यूज होते हैं जिसपे आप लिखते हो। पेपर इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोडक्ट्स है जो हर कहीं यूज होती है और डेली बेसिस पे यूज होती है। पेपर्स के बगैर आप भी कुछ नहीं सीख सकते। तो NaOH हम इसलिए बनाते हैं ताकि इसे हम पेपर इंडस्ट्री में यूज करें और पेपर हम हासिल कर सकें। दूसरा NaOH जो है ये सोप इंडस्ट्री में बनता है, साबुन जहाँ पे बनते हैं, डिटर्जेंट्स जहाँ पे बनते हैं वहां पे ये NaOH जो है वो यूज होता है। इसके अलावा हमने NaOH तो बनाना ही होता है, इसके साथ Cl2 गैस भी बनती है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब ये जो Cl2 है ये ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज होती है, उसके बाद वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। उसके बाद ये PVC जो पाइप होते हैं, PVC किसकी अब्रिविएशन है, PVC का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलीमर, उसमें ये भी एक टर्म है PVC क्या होती है, ये कैसे बनती है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो ये PVC में भी यूज होती है। उसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, वहां पे भी ये यूज होता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमने NaOH तो प्रिपेयर करना ही करना है, इसके साथ Cl2 भी प्रिपेयर करनी है जो कि इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, टेंशन नहीं लेना। अब लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन एक एक पॉइंट नोट करें, इंशाल्लाह आपको समझ जरूर आएगी, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसे नेल्सन सेल क्यों कहते हैं या हम इसे डायाफ्रागम सेल क्यों कहते हैं। नेल्सन सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस बंदे ने हमें ये तरीका दिया था ना, जिस बंदे ने हमें ये तरीका दिया था उसका नेम क्या था, नेल्सन। मीन ये एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है, एक साइंसदान का नेम है जिसको हम नेल्सन कहते हैं। उसने ये तरीकाकार एक इक्विपमेंट बना के दिया था जिसके जरिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये उस बंदे का नाम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट। उसके बाद ये डायाफ्रागम क्यों कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए अब आपको सुराखदार या पेरिफोरेटेड हमारे पास जो है ना ये आपको थोड़ नजर आ रही है, इसमें डायाफ्रागम यूज होता है, ठीक है। ये जो रेड कलर की आपको लाइन नजर आ रही है ना, इसे हम कहते हैं एस्बेस्टस डायाफ्रागम, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज होता है इसलिए हम इसे डायाफ्रागम सेल्स भी कहते हैं। तो डायाफ्रागम का मतलब क्या है, अगर उर्दू में हम लिखें, डायाफ्रागम का मतलब है जी मेम्ब्रेन का ढांचा, ठीक है जी, मेम्ब्रेन का ये ढांचा होता है, ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं कि ये एक सुराखदार पर्दा है, ये वाला, ठीक है जी, सुराखदार पर्दा है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे डायाफ्रागम सेल कहते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन देखनी है, फिर हमने इसका अपरेटस देखना है, अपरेटस के बाद हमने इसकी वर्किंग देखनी है, ठीक है। वर्किंग के दौरान जो है हमें 2 प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, उन 2 प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे और लास्ट पे हम कंक्लूजन्स देखेंगे कि कितने % हमारे पास NaOH बनता है और कितनी इम्प्योरिटी होती है NaCl की और इसको किस तरह हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। और NaOH की प्योरिटी किस तरह चेक करते हैं, ये लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, फटाफट से कॉपी पेंसिल निकाल लें, टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है जी। जैसे बातें मैंने कही हैं इसको माइंड में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जी, डेफिनेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड और मैन्युफैक्चर, प्रिपेयर्ड भी कह सकते हैं या मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं, ऑन अ लार्ज स्केल बाय electrolysis of aqueous solution of NaCl। यहाँ पे 2 टर्म यूज हुई है इसकी डेफिनेशन में, ठीक है जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है या बनाया जाता है बड़े पैमाने पे, किसके जरिए जी,
इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस जी? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है ना, इसको हम ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। Electro mean electricity, lysis mean breakdown. When electricity pass through any substance, ठीक है जी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है किसी भी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में से, तो वो सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसकी डीकंपोजिशन हो जाती है ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन दिस डीकंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में से, तो Na+ लैदा हो जाता है, Cl- लैदा हो जाता है, मीन इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। ये ब्रेकडाउन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने की वजह से, इसलिए हम कहते हैं इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है। और बेसिकली जो अपना सेल है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन है जो खुद ब खुद नहीं होता, किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जितना भी प्रोसेस है ये किस में हो रहा है? एक सेल में हो रहा है। उस सेल को हम क्या कहते हैं? इट इज डन इन अ सेल which is known as नेल्सन और डायाफ्रागम सेल, ठीक है जी, डायाफ्रागम सेल। यहाँ हम इसे नेल्सन सेल भी कहते हैं, यहाँ हम इसे डायाफ्रागम भी सेल कहते हैं। इसे अच्छे तरीके से समझने डेफिनेशन को शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। दिस प्रोसेस इज डन इन अ सेल व्हिच इज नोन एज नेल्सन और डायाफ्रागम सेल्स। अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट स्टेप देख लेंगे अपरेटस के। अपरेटस में कौन कौन सी चीजें हैं और उनके सब के जो काम हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है जी। इसे अच्छे तरीके से समझ लेना है। जब आप अपरेटस को अच्छे तरीके से समझोगे ना तो आपको जब वर्किंग आगे आएगी ना, वर्किंग इसके अंदर जो वर्किंग होगी उसे समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसे अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है कि अपरेटस जो है सबसे पहले उसमें कौन कौन से अपने पार्टिकल्स हैं और उनके कौन कौन से जो काम है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें ना कि ये हमारे पास एक टैंक नुमा अपरेटस है, तो ये बना होता है स्टील टैंक का। तो हम कह सकते हैं कि नेल्सन सेल इज मेड अप ऑफ स्टील टैंक, ठीक है जी। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? इट इज मेड अप ऑफ स्टील टैंक। अच्छे से समझें, सुकून के साथ। लेक्चर लेंथी होता है तो होने दें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लें, बजाय इसके कि आप नेट से 5-5 मिनट वाली 10 वीडियोस देखें। आप उनको देखने के बजाय एक वीडियो देख लें, आपका ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, साथ लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। तो अच्छे तरीके से समझें। तो पहला पॉइंट है ये स्टील टैंक का बना होता है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब दूसरा हमारे पास ये देखें कि इसके ऊपर 2 होल्स हैं। एक होल से क्लोरीन गैस होती है इवॉल्व और दूसरे होल से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने की वजह से ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। उस रिडॉक्स रिएक्शन से क्लोरीन गैस भी बनती है और H2 गैस भी बनती है, और ये दोनों मुख्तलिफ होल से इवॉल्व होती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयर इज 2 होल्स एट द टॉप ऑफ द, देयर आर, हम कह सकते हैं देयर आर 2 holes at the top of Nelson cell for the collection of 2 different gases, कौन कौन सी? H2 एंड Cl2, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये एक यू शेप्ड परफोरेटेड आयरन कैथोड नजर आ रहा है, ठीक है। ये एक यू शेप्ड का बना होता है
और इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या है, परफोरेटेड आयरन कैथोड। परफोरेटेड क्यों कहा गया, क्योंकि ये सुराखदार है। क्या है जी, सुराखदार है, इस वजह से इसे परफोरेटेड कहा गया। ये बना किसका है, आयरन का बना है, इसलिए हमने यहाँ पे आयरन लिख दिया। अब ये एक्ट करता है एज अ कैथोड, इसलिए इसके हमने आगे कैथोड लिख दिया। तो इसलिए इसका पूरा नेम क्या हो गया जी, परफोरेटेड आयरन कैथोड। तो हम कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जी, एन अबलोंग। अबलोंग का क्या मतलब है जी, अबलोंग का मतलब है जी मुस्ततील, मुस्ततील नुमा, ठीक है, मुस्ततील शक्ल का जो होता है। यहाँ पे देखें लंबाई जब चौड़ाई तो नहीं है ना इक्वल, तो इसलिए ये मुस्ततील नुमा है या यू शेप्ड हम कह सकते हैं। एन अबलोंग परफोरेटेड, परफोरेटेड मीन सुराखदार, स्टील वेसल्स, ठीक है जी, लाइंड inside with pores asbestos, asbestos diaphragm, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक परफोरेटेड आयरन कैथोड है, मीन सुराखदार। ये एक कैथोड है जो आयरन का बना हुआ है, और ये अंदर वाली साइड पे जो इसके सुराख है ना, एक तो बाहर वाली साइड पे सुराख है, ये जो अंदर वाली साइड पे सुराख है ना, इन सुराखों को हमने कवर किया हुआ है, ढांपा हुआ है किसके साथ जी, एस्बेस्टस डायाफ्रागम के साथ। अब ये एस्बेस्टस डायाफ्रागम से हमने क्यों ढांपा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हम देखेंगे कि ये जो यू शेप्ड हमारे पास है ना, ठीक है, ये हमने एस्बेस्टस डायाफ्रागम से इसे ढांपा हुआ है। अब ये एक्ट करता है एज अ कैथोड, विच सर्व एज अ कैथोड, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये एक लार्ज रोड है जो ग्रेफाइट का बना हुआ है, ये यू शेप्ड परफोरेटेड कैथोड के अंदर क्या हुआ है, लटका हुआ है, ठीक है। अब यू शेप्ड परफोरेटेड कैथोड के अंदर क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन मैंने अभी डिस्कस किया था कि किसी भी साल्ट का पानी में जो सॉल्यूशन होता है, किसी भी साल्ट का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। तो यहाँ पे NaCl हमारे पास एक साल्ट है, इसका एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा जी, ब्राइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 4 हमारे पास क्या है जी, अ लार्ज रोड ऑफ ग्रेफाइट इज सस्पेंडेड इन यू शेप्ड डायाफ्रागम, ठीक है जी। ये यू शेप्ड डायाफ्रागम है जिसके अंदर क्या है जी, ब्राइन है, कंटेनिंग ब्राइन। ब्राइन मीन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ब्राइन। ये ब्लू कलर का जो है ना, ये हमारे पास क्या है जी, ब्राइन। अब यहाँ पे एस्बेस्टस डायाफ्रागम जो है ना, एस्बेस्टस किसे कहते हैं, एस्बेस्टस हमने जब चैप्टर 2 स्टार्ट किया था तो उसमें हमने मिनरल्स देखे थे काफी। वहां पे एक मिनरल्स था मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का एक मिनरल था जिसे हम एस्बेस्टस कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो हमारे पास है जी CaMg3SiO3 ये हमारे पास एस्बेस्टस है जो मैग्नीशियम का एक मिनरल है। इस मिनरल को हम परफोरेटेड आयरन कैथोड के जो अंदर वाले सुराख हैं उनको हमने इस मिनरल से, इस एस्बेस्टस से कवर किया होता है। कवर क्यों किया होता है, ताकि कैथोड जो है उसकी एनोड के साथ इंटरेक्शन ना हो, ठीक है, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बड़ी आसानी तरीके से हमें मिल जाए। ये जो रेड कलर की लाइन है ना, ये समझ लें हमारे पास एस्बेस्टस है। इस एस्बेस्टस को हम अंदर वाले सुराखों को ढांपा हुआ है ताकि ये जो कैथोड है एनोड से क्या हो जाए, बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाए, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे बॉटम में देखें तो हमारे पास एक कैच बेसिन है। कैच बेसिन का क्या काम है कि जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने की वजह से रिडॉक्स रिएक्शन होता है, क्लोरीन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है,
उसी तरह हमारे पास NaOH भी बनता है। अब ये वाला जो NaOH है ना, ये सुराखों से टपक कर नीचे कैच बेसिन में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बड़ी आसानी से लेके उसको प्यूरिफाई करके सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कैच बेसिन का अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 4, एट द बॉटम of Nelson cell there is a catch basin for the collection of NaOH। ठीक है जी। ये बॉटम पे हमारे पास एक कैच बेसिन है जिसमें हम क्या कलेक्ट करते हैं जी, NaOH को। तो ये हमारे पास अपरेटस है, इसे अच्छे तरीके से समझ लें, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें कि फर्स्ट वन हमारे पास क्या था कि ये स्टील का बना होता है, इसके ऊपर 2 होल्स हैं, एक से क्लोरीन गैस को इवॉल्व किया जाता है, एक से हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक यू शेप्ड का परफोरेटेड आयरन कैथोड है। परफोरेटेड कहा जाता है क्योंकि सुराखदार है, आयरन इसलिए क्योंकि ये आयरन का बना होता है, कैथोड क्यों कहा जाता है क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ कैथोड। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये एक लार्ज रोड है, ग्रेफाइट का बना हुआ है, ये एक्ट करता है एज अ एनोड। ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर वाले सुराख हैं परफोरेटेड आयरन कैथोड के, उसको एस्बेस्टस से ढांपा होता है। क्यों ढांपा होता है? क्योंकि एनोड की कैथोड के साथ जो अट्रैक्शन है उसे प्रिवेंट करे, दोनों को अट्रैक्ट ना होने दे। ठीक है। और बॉटम पे हमारे पास क्या है जी, एक कैच बेसिन है जिसमें हम NaOH को इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। अ लार्ज रोड ऑफ ग्रेफाइट इज सस्पेंडेड इन यू शेप्ड डायाफ्रागम कंटेनिंग ब्राइन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक और बात कि इट इज एक्ट एज एनोड। ठीक है। ये कैथोड के तौर पे एक्ट करता है, ये करता है एज अ एनोड। ठीक है। इसे अच्छे तरीके से देख लें। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस से किस तरह जो है वो Na+ और OH नेगेटिव H+ बनते हैं, कौन कौन से आयंस बनते हैं और किस तरह जो है कैथोड पे या एनोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। ठीक है जी। हमने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से देखना है तसल्ली से। जो जो पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसे अच्छे तरीके से राइट डाउन करते रहें। ठीक है जी। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग के, वर्किंग जो है वो किस तरह इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने की वजह से किस तरह रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ब्राइन के अंदर से, ठीक है, तो इसकी होती है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सम आयंस इज फॉर्म्ड। तो हम कह सकते हैं when electricity is passes through the aqueous solution mean brine of NaCl। ठीक है जी। when electricity passes through the aqueous solution of NaCl, then due to electrolysis some ions are formed। अब वो सम आयंस कौन से हैं जी, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। सपोज करें कि हमारे पास किसका सोल्यूशन था, NaCl का था ना, किसमें था, वाटर में था। अब ये सोल्यूशन बना हुआ है वाटर में NaCl का, मीन ये टोटल हमारे पास क्या है, ब्राइन है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरनी है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरनी है तो इसकी क्या होनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होनी है जी, इसकी ब्रेकडाउन होनी है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद इसमें इसने किसमें कन्वर्ट होना है, आयंस में। वो कौन कौन से आयंस हैं, 2Na+ है, 2Cl नेगेटिव है, 2H पॉजिटिव है, 2OH नेगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये आयंस हमारे पास बने हैं। अब कुछ रिएक्शन एनोड पे होने हैं, कुछ कैथोड पे होने हैं। आपको पता है कि एनोड कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम देखें कि एनोड पे कौन सा हो रहा है, एट एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2Cl नेगेटिव आएगा,
2Cl नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला ही आएगा ना। तो नेगेटिव चार्ज वाला जब एनोड पे आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन एनोड पे दे देगा, ठीक है, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन अपने नेगेटिव जो है वो किसको दे देगा? एनोड को दे देगा। तो जब एनोड को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाई एटॉमिक क्लोरीन मॉलिक्यूल में, ठीक है जी, जिसको हम इजीली यहाँ पे एनोड के ऊपर से कन्वर्ट कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अब देखें एनोड के पास आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, Cl2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे एनोड के ऊपर जो होल है वहां से क्लोरीन गैस को हम कलेक्ट कर लेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम कैथोड की बात करें, एट कैथोड, ठीक है, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा? आएगा कैथोड के पास, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके डायटोमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा किसका? हाइड्रोजन का। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, मीन रिमूव किए थे, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ जी? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसने इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, मीन ऐड किए हैं, तो द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है जी? रिडक्शन। ये सारी टर्म्स आपने क्लास 9th में भी पढ़ी हैं और क्लास 11 में भी पढ़ी हैं। क्लास 9th में आपने चैप्टर 7 पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, रेडॉक्सीडेशन क्या होता है। 11th क्लास में आपने चैप्टर 10 पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे भी आपने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन, ये सारी टर्म्स आपने वहां पे पढ़ी हुई हैं। तो मे बी कि आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। होप सो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ से हमने इसको भी ले लिया, क्लोरीन को भी ले लिया, पीछे रह गया 2Na+ एंड 2OH। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2Na+ एंड 2OH नेगेटिव वापस आपस में मिलेंगे और 2NaOH बन जाएगा, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले हमें 2 प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब वो 2 प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिख लें। ओवरऑल रिएक्शन जो है ना वो हमेशा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, पूछ लेता है राइट डाउन द कंप्लीट रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaOH इन नेल्सन सेल, ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से देख लेना है। तो यहाँ पे हमने पहले कौन सा लेना है जी? 2NaOH + 2H2O, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, ठीक है, ये सारे आयंस बनेंगे। दोबारा से ये आयंस मैंने 1 by 1 मिला के बनाए हैं। तो यहाँ पे पहले Cl2 बनेगी, ठीक है, यहाँ पहले आप ये लिख लें 2NaOH बना था, ठीक है, उसके बाद H पॉजिटिव बना, H2 बना सॉरी, उसके बाद Cl2 बना। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है, इसे अच्छे तरीके से देख लेना है। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पूरी वर्किंग है। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमने बना दिया, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले हमें 2 प्रॉब्लम डिस्कस करना पड़ती है, फेस करना पड़ती है। उसको हम फेस करेंगे और उसका हल हमने कैसे निकाला वो भी हम देखेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द 2 प्रॉब्लम फेस्ड इन नेल्सन सेल्स एंड राइट डाउन इट्स सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो उनके हमने सॉल्यूशन भी लिखने हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम है हमने वो भी बतानी है, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से समझ लेना है। अब यहाँ पे देखें, इसका मैंने इतना हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा इसको हमने बड़ा करके लिखना है, ठीक है, जैसे बुक पे लिखा हुआ है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि हमारे पास सॉरी इस तरह, ठीक है जी, ये हमारे पास है जी 2 कंपार्टमेंट है, ठीक है, 2 कंपार्टमेंट है हमारे पास। एक हमारे पास एनोड कंपार्टमेंट है, दूसरा हमारे पास कैथोड कंपार्टमेंट है। ये जो एनोड कंपार्टमेंट है ना, हमें पता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? डायाफ्रागम है। ये हमारे पास कैथोड कंपार्टमेंट है और नेगेटिव चार्ज ही होता है ना कब कैथोड पे। कंपार्टमेंट का क्या मतलब है? कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक हिस्सा या खाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें हिस्सा या खाना। इस खाने में कौन सी चीज बन रही है जी? NaOH, ठीक है।
और ये हमारे पास कौन सा कंपार्टमेंट है, ये एनोड कंपार्टमेंट है। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज बन रही है जी, इसमें बन रही है, ऊपर लिखने लगा हूं, इसमें ब्राइन है जी, ब्राइन मौजूद है इसमें, मीन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इसमें, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आयंस हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास Cl नेगेटिव यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी, Cl नेगेटिव। यहाँ पे Cl2 गैस भी मौजूद होती है, इसमें Na प्लस भी है, ठीक है। मीन ब्राइन है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने की वजह से क्या होगा, Na प्लस लैदा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव लैदा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाटर है तो H प्लस भी मौजूद होंगे इसमें, OH नेगेटिव भी मौजूद होंगे, ठीक है। H प्लस भी मौजूद होंगे, OH नेगेटिव भी मौजूद होंगे और Na प्लस भी मौजूद होगा। क्यों, क्योंकि Na प्लस इधर जाएगा, वहां पे OH नेगेटिव आयन के साथ मिलके NaOH बनाएंगे। ये कैसे बनेंगे देखते हैं अभी, लेकिन सबसे पहले हमने प्रॉब्लम्स को देखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं हमें फेस करना पड़ती है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले। पहली प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि एनोड कंपार्टमेंट में OH नेगेटिव आयंस जो है वो आता है चुपके से और रिएक्ट कर जाता है Cl2 के साथ, ठीक है। जब Cl2 गैस के साथ OH नेगेटिव रिएक्ट करता है तो हाइपोक्लोराइड आयन बनते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमारे पास क्लोरीन गैस जो बन रही है उसका तो बड़ा ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उस लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है जी, देयर आर टू प्रॉब्लम फेस for the formation of NaOH, ठीक है। Before the formation of NaOH there are two problems we had to face, so now we solve these two problems. The first problem हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या होता है, in anode compartment Cl2 can react with OH नेगेटिव, ठीक है, रिएक्ट कर सकती है। कैसे, देखिए हमारे पास Cl2 है, उधर से OH नेगेटिव आएगा, ठीक है जी, करण अर्जुन आएंगे, ठीक है जी। तो OH नेगेटिव आएगा, वो यहाँ पे आके Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है जी। तो Cl नेगेटिव बन जाएगा OCl नेगेटिव और साथ बनेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कौन सा आयन है जी, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयंस। और ये हमारे पास क्या है जी, क्लोराइड आयन का बड़ा बड़ा भाई हाइपोक्लोराइड आयन, ठीक है जी, हाइपोक्लोराइड आयंस। और ये तो आपको पता है जी, वाटर का मॉलिक्यूल है जो आप पीते हैं, आजकल तो कुछ ज्यादा पी रहे होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाइपोक्लोराइड आयन बनता है ये बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है Cl2 गैस का, तो इस लॉस से बचने के लिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आए हम देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं इस प्रॉब्लम का। जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास हम क्या करते हैं कि एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए हम डायाफ्रागम यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं द फर्स्ट प्रॉब्लम is solved by using asbestos diaphragm, ठीक है जी, by using asbestos diaphragm। ये क्या करता है, it keeps the two solution separate। क्या करता है, दोनों सॉल्यूशन को क्या करता है, सेपरेट करता है। एंड OH नेगेटिव कैन नॉट रीच इन एनोड कंपार्टमेंट, ठीक है जी। तो दोनों सॉल्यूशन को जब सेपरेट करता है उसके बाद क्या करता है, OH नेगेटिव आयन तो इधर नहीं आ सकते, लेकिन ये अलाउ कर देता है कि Na प्लस उधर जा सकते हैं, बट इट अलाउ
to but it allow to Na plus but it allow Na plus migrates towards the cathode। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कि OH नेगेटिव तो इधर नहीं आ सकते क्योंकि एस्बेस्टस डायफ्रागम हमने यूज किया है, लेकिन ये अलाउ करता है कि Na+ जो है ना वो उधर जा सकते हैं। अब Na+ उधर जाएंगे तो फिर ही NaOH बनेगा ना, तो इसलिए सिर्फ अलाउ करता है Na+ को कि ये उधर जाएं, ये अलाउ नहीं करता कि OH नेगेटिव इधर आए। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो एनोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH नेगेटिव जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर भी एनोड इसे अट्रैक्ट कर रहा होता है। चांसेस अभी भी हैं कि OH नेगेटिव आ जाते हैं। अब वो जो चांसेस हैं उस चांसेस की वजह से हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यही थी कि OH नेगेटिव आके Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, हाइपोक्लोराइड आयन बनेगा, Cl2 बहुत मिकदार में जो है वो लॉस होगा उसका, जो कि इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसको हमने सोल्व कैसे किया, हमने दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट किया बाय यूजिंग ऑफ एस्बेस्टस डायफ्रागम। अब ये जो एस्बेस्टस डायफ्रागम है ये क्या करता है, OH नेगेटिव आयंस को इधर नहीं आने देता, लेकिन Na+ को उधर जाने जरूर देता है। ठीक है जी, ये इतनी सी आसानी पैदा कर रहा है। उसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम अगर देखें कि सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है जी, सेकंड प्रॉब्लम भी बड़े मजे की प्रॉब्लम है जी, उसमें भी OH नेगेटिव आयन से पंगा आके लेता है। ठीक है, क्यों लेता है, क्योंकि हमें पता है कि नोड कंपार्टमेंट जो है उसके ऊपर क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है। अब वो पॉजिटिव चार्ज OH नेगेटिव आयंस के ऊपर कौन सा चार्ज है जी, नेगेटिव चार्ज है। अब वो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव की तरफ बड़ी ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है जी, OH नेगेटिव आयन जो है वो रिएक्ट करता है यहाँ पे आता है नोड के ऊपर। ठीक है, OH नेगेटिव आयंस क्या होता है, अट्रैक्ट होता है पहले एनोड के साथ, मीन पॉजिटिव चार्ज के साथ। जैसे ही वो एनोड कंपार्ट में आता है वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन होती है, मीन अपने नेगेटिव चार्ज जो है, मीन इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पे डिस्चार्ज कर देता है, एनोड के ऊपर। आपको पता है ना नोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको नोड के ऊपर डिस्चार्ज कर देता है, मीन इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्सीजन भी बनती है, वो जो ऑक्सीजन है वो Cl2 को आलूदा कर देती है। जब Cl2 ही आलूदा हो जानी है तो नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट में Cl2 को हमने कहाँ पे यूज करना है, एक चीज आलूदा ही होगी, तो आलूदा चीज हमेशा फेंकी जाती है या प्यूरिफाई की जाती है। तो प्यूरिफाई करने के लिए हमें दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी वेस्ट होगी, सारा कुछ वेस्ट होगा, हमारी प्रोडक्ट्स वेस्ट होगी, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं OH नेगेटिव आयंस को इधर नहीं आने देना। वो क्यों नहीं आने देना, हम क्या करते हैं जी, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन, पहली प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन कैन रिएक्ट या कैन अट्रैक्ट, सॉरी अट्रैक्ट लिख लो, अट्रैक्ट टुवर्ड्स एनोड and their oxidation give oxygen which contaminates Cl2 गैस। कंटामिनेट का क्या मतलब है जी, आलूदा करना। ठीक है जी, आलूदा कर देती है, आलूदा कर देती है, ये प्रॉब्लम है। इसका रिएक्शन कैसे होगा, सपोज करें कि हमारे पास OH नेगेटिव है, ये कहाँ पे आ गया है, एनोड कंपार्टमेंट पे आ गया है। इसने क्या करना है, वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देने हैं। जब इलेक्ट्रॉन देने हैं तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनने हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 4 इलेक्ट्रॉन वहां पे रिलीज होने हैं। मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीडेशन है इसकी वजह से ऑक्सीजन भी बन रही है, ये ऑक्सीजन जो है ये Cl2 को आलूदा करती है। अब हमें पता है कि जितना इंपॉर्टेंट NaOH है उतनी ही इंपॉर्टेंट Cl2 है। तो इससे बचाने के लिए हम कौन सा काम करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े, इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से देख लेना है। तो हम कह सकते हैं द सेकंड प्रॉब्लम is solved by
कीपिंग द ब्राइन लेवल स्लाइटली हायर। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो ब्राइन का लेवल है ना, यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा ऊपर है, स्लाइटली हायर है। ठीक है, बाय कीपिंग द ब्राइन लेवल स्लाइटली हायर इट अलाउज टू liquid continuous flow from एनोड टू कैथोड। ठीक है जी, अब एक बात तो समझने के यहाँ पे, जो चीज ज्यादा ऊपर होगी उसके ज्यादा चांसेस है ना नीचे डिलवान की तरफ जाने के, ना कि नीचे वाली चीज ऊपर आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन क्या है जी, ब्राइन सोल्यूशन स्लाइटली हायर है ना, टॉप पे है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि इसका फ्लो ही नीचे रहे। ठीक है, जब इसका फ्लो ज्यादा नीचे रहता है तो चांसेस नहीं है कि OH नेगेटिव जो है एनोड कंपार्टमेंट में है। तो जब OH नेगेटिव एनोड कंपार्टमेंट में आएगा नहीं, वो Cl2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, Cl2 आलूदा ही नहीं होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं OH नेगेटिव आयन कैन नॉट रीच्ड इन एनोड कंपार्टमेंट, इन एनोड कंपार्टमेंट। और समझ आ गई है कि OH नेगेटिव आयन जो हैं वो इधर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इसका लेवल क्या है, स्लाइटली हायर है। इसका जो सोल्यूशन है वो उसका फ्लो ज्यादा होगा किसकी तरफ जी, टुवर्ड्स द कैथोड की तरफ। जो चीज ऊंची है उसका ही फ्लो आगे रहेगा। ठीक है, जब इसका फ्लो ही इधर रहना है तो Na+ ही इधर जाते रहने हैं, OH नेगेटिव इधर आने नहीं है, जिसकी वजह से दोनों प्रॉब्लम जो है वो इस तरह सोल्व हो चुकी हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देख लेना है। अब देखते हैं कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट NaOH बनी। अब इसको हमने NaOH जो है वो कितने % हमारे पास प्योर है ये हमने देखना है। अब यहाँ पे देखें कि सेल का जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें एक कैच बेसिन बनाया हुआ था। कैच बेसिन में क्या हुआ था कि हमारे पास जो है सॉल्यूशन मिला था, हमारे पास कौन सा आया था, NaOH का। अब इस NaOH सॉल्यूशन में हमारे पास NaOH की जो परसेंटेज है वो 11% है। इसी तरह हमारे पास जो NaCl की परसेंटेज है वो 16% है। अब यहाँ पे देखें इतनी ज्यादा इंप्योरिटी है NaCl की, ये प्योर है ही नहीं। इसको प्योर हमने कैसे करना है, इसको हम क्या करेंगे, वेपोरेट करेंगे। ठीक है जी, तो वेपोरेशन के जरिए क्या होगा जी, बाय वेपोरेशन NaCl is formed crystal, या crystal of NaCl is formed। ठीक है, ऐसे लिख लो, formation the crystal of NaCl is formed। ठीक है, इन द formed crystal। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें कि इसको जब इसके जब क्रिस्टल बन जाने हैं तो इसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है जी, एक अदर बीकर है, उसमें क्या लगाया हुआ है, हमने एक फिल्टर लगाया हुआ है। ठीक है, ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन हमने कहाँ पे रखना है, इसको वेपोरेट करने के बाद इसके क्रिस्टल बन जाने हैं। जब क्रिस्टल बन जाने हैं इसको हम क्या करना है, फिल्टर करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि NaCl क्रिस्टल्स जो थे वो क्या हो गए, फिल्टर्ड ऑफ हो गए, फिल्टर हो गए। वो जो क्रिस्टल्स हैं वो कहाँ पे रहेंगे, अब यहाँ पे ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है, और वो जो मदर लिक्विड है, मदर लिक्विड मीन जो मेन होता है, जो मेन प्रोडक्ट होती है, वो मदर लिक्विड क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। अब ये जो मदर लिक्विड है ये कितने % प्योर होता है, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने % प्योर होता है, ये होता है 50% प्योर। लेकिन इसमें 1% NaCl भी होता है, तो ये MCQ भी आ सकता है। अभी इतनी इम्प्योरिटी, इतनी कम इम्प्योरिटी है NaCl की। ठीक है, इतनी इम्प्योरिटी जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे इतनी इम्प्योरिटी हमारी प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं करती, इसलिए इतनी इम्प्योरिटी की खैर है। यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि हाउ वी कैन चेक द प्योरिटी ऑफ NaOH। तो आप जानते हैं कि NaOH हमारे पास क्या है, एक बेस। तो जब भी किसी बेस की हमने प्योरिटी चेक करनी है तो जाहिर सी बात है उसे हम किससे रिएक्ट करवाएंगे,
एसिड के साथ। तो जब हम इसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें इसे इसकी जो प्योरिटी है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट टॉपिक जो है वो कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय नेल्सन सेल्स और डायफ्रैगम सेल्स जो है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो हमारे पास क्या है जी, रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर है, इन इंडस्ट्री है, उसके बाद रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर है एंड इंडस्ट्री है। ये 2 टॉपिक्स रह गए हैं, इसके बाद हमारा इंशाल्लाह ये चैप्टर क्लोज हो जाना है। फिर हम इसकी कंप्लीट रिवीजन एंड एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। काश कि हमारी वेबसाइट बनी होती, आपके लिए बहुत आसानी हो जाती थी। बस दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक जो है वो अपना खसूसन करम करें, हमें नवाजें। इंशाल्लाह जो है हम ज़रूर ये काम करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।